नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को करने जा रहे हैं और ये जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आगे के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 ही उपयोगी है। तो हम कहेंगे कि आप जो है ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखें और इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाला जो भी एग्जाम आप देंगे और बायोलॉजी सब्जेक्ट से यदि क्वेश्चन पूछा गया तो इन क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन क्या होगा, इससे पहले हम ये कहेंगे कि यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? आपने बायोलॉजी पढ़ रखा है लोअर क्लास से ही, तो वहीं से आपको बताया जाता है कि जनक कौन है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का। सभी लोगों को पता होगा, पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। इसका सही आंसर है क्या? अरस्तु। अरस्तु, इनको इंग्लिश में बोला जाता है एरिस्टोटल, और अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने बायोलॉजी में जो वर्गीकरण है, जीवधारियों का वर्गीकरण, इससे संबंधित बातें कहीं, और इसके साथ ही साथ जंतुओं के भी वर्गीकरण और जंतुओं के भ्रूणीय विकास, जैसे कि मुर्गी के अंडे से कैसे चूजे का विकास होता है, इसकी बात बताया था। किसने? अरस्तु ने। तो हमें लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। समझ में आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने? समझाया भाई, जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? भाई जैव विकास है क्या? तो पृथ्वी पर जीवों का किस तरह से विकास हुआ। भाई वैज्ञानिकों ने माना कि पृथ्वी पर सरलतम जीव से जटिलतम जीवों का विकास हुआ। इसका मतलब यह है कि सबसे निम्न कोटि के जीव पहले उत्पन्न हुए और उसके बाद से धीरे 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 करके जटिलतम जीवों का विकास हुआ। जैसे कि हम लोग, मानव जो है जटिल प्राणी है, लेकिन शुरुआत में मानव की उत्पत्ति नहीं थी। शुरुआत में सरलतम जीव, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव की उत्पत्ति थी। धीरे धीरे विकसित होकर के जटिल से जटिल जीवों का विकास हुआ। और यहाँ पर कहा जा रहा है क्या? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो साथियों यहाँ पे जैव विकास को सबसे पहले समझाने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है लेमार्क। कौन है भाई? लेमार्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है लेमार्क। तो याद रखना है, लेमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखना होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं चिकित्सा शास्त्र के जनक का। तो इनका नाम है हिप्पोक्रेटस। कौन है? तो हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अमीबा पेचिस। भाई अमीबी पेचिस है, अमीबी पेचिस रोग किससे होता है? अमीबी पेचिस, अमीबी डिसेंट्री, ये रोग किसके द्वारा होता है? तो भाई अमीबा एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, तो कह सकते हैं ना कि प्रोटोजोआन से होता है, प्रोटोजोआ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो अमीबी पेचिस जो रोग है वह होता है एक प्रोटोजोआ से। ठीक है, किससे? तो प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ के कारण अमीबी पेचिस नामक रोग होता है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है? तो उसका भी नाम लिखते हैं यहाँ पे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दोस्तों यहाँ पे जिस प्रोटोजोआ के कारण
अमीबी पेचिस नामक रोग होता है, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये याद रखना है आप लोगों को कि किसके कारण होता है अमीबी पेचिस। अगला रोग कौन सा है? मलेरिया। भाई मलेरिया एक बहुत ही घातक रोग है और मनुष्य में होता है। और मनुष्य में कैसे आता है? तो एक मच्छर के काटने से आता है। और आपको बताना है कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है। तो यह भी एक प्रोटोजोआन के कारण होता है। भाई मलेरिया रोग भी एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। कौन सा है भाई? प्लाज्मोडियम। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, इसके द्वारा मानव में मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग भाई कपकपी होकर के बुखार आता है और बहुत ही घातक रोग है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। छठा क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको आना चाहिए। आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल। तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है अरक्तता किसकी कमी से होता है? अरक्तता किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक अम्ल। तो फोलिक अम्ल के कारण क्या होता है? अरक्तता होता है इसकी कमी से, जिसका नाम है फोलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो शार्क में जो पूंछ पाई जाती है वो है क्या? विषमपाती। विषमपाती। विषमपाती पूंछ जो है शार्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शिशु का लिंग किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? भाई मनुष्य में शिशु का जो लिंग है वह किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा पिता के। पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है कि शिशु का लिंग क्या होगा, नर होगा कि मादा, पुत्र होगा कि पुत्री। और पिता का गुणसूत्र क्या होता है? लिंग गुणसूत्र रहता है पिता का XY। ठीक है, निर्भर किस पर होता है? पिता पे। पिता के ही द्वारा निर्धारित होता है शिशु का लिंग कि पुत्र होगा कि पुत्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि का जल मूल रोम तक किस दाब से पहुंचता है? भाई मृदा में जो जल है पौधे किस दाब से उसके मूल रोम में पहुंचाते हैं? कौन सा दाब है जिसके कारण कि पौधों के मूल रोम में जल पहुंचता है मृदा से? ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परासरण दाब। कौन सा दाब? परासरण दाब। परासरण दाब के कारण जो है क्या होता है? मृदा का जो जल है वह भूमि से पौधों के मूल रोम में पहुंचता है। किस प्रकार से? तो यहाँ पे पौधों की जो जड़ें हैं उसमें जल की कमी होगी, तो इसका मतलब है कि अन्य पदार्थों की मात्रा अधिक होगी। और कहेंगे कि पौधों के जड़ों की कोशिकाओं की जो सांद्रता है वो अधिक होगी और भूमि में जो सांद्रता है वो कम होगी। तो यहाँ पे जल का अपनी अधिक मात्रा से, इसका मतलब जल का मात्रा अधिक होगा और जल का अपनी अधिक मात्रा से जहाँ पे उसका कम मात्रा है पौधों के मूलरोम की कोशिकाओं में, उधर जो है जाता है। और किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। और पौधों की कोशिकाओं के बाहर जो कोशिका कला है वह अर्धपारगम्य झिल्ली का ही कार्य करता है और उसके द्वारा जो है स्वतः जल जो है कहाँ चला जाता है? भूमि से पौधों के रोम वाली कोशिका में, मूल रोम वाली कोशिका में। और यह क्रिया परासरण की होती है। किसके कारण होती है? परासरण के कारण होती है। और यहाँ पे जो है ये जो दाब होता है वो परासरण दाब होता है और परासरण दाब के कारण क्या होता है? भूमि का जल मूल रोम तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा क्या? अमीबा। लेकिन ध्यान देना केवल अमीबा ही नहीं है,
जिसमें कि तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। निम्न कोटि के जितने भी जीव होते हैं उसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। निम्न कोटि का मतलब एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जीव कह सकते हैं, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया बात। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, और उसका नाम तो सभी लोगों के जुबान पे होगा। कौन ऐसा जीव है जो पृथ्वी पर सबसे छोटा है? भाई पता होना चाहिए ना कि पृथ्वी पर सबसे छोटा जीव कौन सा है, तो उसका नाम है क्या? माइकोप्लाज्मा। क्या है भाई? माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो है पृथ्वी पर सबसे छोटा जीव है और प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक वे जीव होते हैं जिनमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? सत्य केंद्रक। इसका मतलब है कि केंद्रक के बाहर से एक कला घेरा रहता है जिसको बोला जाता है केंद्रक कला, और वह केंद्रक कला इनमें नहीं पाया जाता है। कौन सी कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अगला क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट किस रोग का पता लगाने में होता है? एलिसा टेस्ट किस रोग का पता लगाने में होता है? तो बताना है आपको एलिसा टेस्ट किस रोग का पता लगाने में होता है। तो सही आंसर है एड्स का। किसका? एड्स का। तो एड्स रोग का पता लगाने के लिए किसका कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हम कहेंगे लिवर, जिसको कि हम लोग कहते हैं यकृत। तो जो यकृत है यह जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है। किसमें? स्तनपायी में, यानी कि स्तनधारियों में। स्तनधारी का मतलब जो शिशु को जन्म देते हैं, ऐसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उनको स्तनपायी बोला जाता है। और इसमें सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है क्या? यकृत। क्या है? यकृत। आगे ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? भाई ईस्ट एक कवक है, मृतोपजीवी है, सड़े गले स्थानों पर उगता है और उसी से भोजन लेता है। भाई कैसे? इसके पास तो मुख होता नहीं, तो कैसे भोजन लेगा सड़े गले स्थानों से? तो क्या करता है? अपने में से एंजाइम का स्राव करता है, जिससे कि वहाँ का जो भोजन है घुल जाता है, और घुलने के बाद द्रव के रूप में उसे अवशोषित कर लेता है। इसलिए इस तरह के पोषण को अवशोषी पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशोषी पोषण। और यहाँ पे जिस एंजाइम का सहायता लेता है वह एंजाइम कौन सा है ईस्ट में? तो उसका नाम है इनवर्टेस और माल्टेस। इनवर्टेस और माल्टेस ये एंजाइम है, ये पाया जाता है किसमें? ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है क्या? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है? पता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है? चलो इसका आंसर बताते हैं। आंसर है क्या? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन और प्लस H2O। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें भोजन बनता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। उसके बाद से ऑक्सीजन और H2O ये भी बनता है उत्पाद। इसको क्या करता है? ऑक्सीजन और H2O को पौधा बाहर निकाल लेता है और उसी ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग श्वसन में करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 17, द्विनाम पद्धति किसने दिया? बहुत ही सरल क्वेश्चन है और 1 नंबर आपको दे करके जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ये कई बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा। तो ध्यान देना, एक क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति किसने दिया? उस वैज्ञानिक का नाम बता दे। याद है आप लोगों को? याद है तो कमेंट में लिखे। चलो बताते हैं। द्विनाम पद्धति दिया था कैरोलस लीनियस। आया याद? कैरोलस
लीनियस ने क्या करा, द्विनाम पद्धति दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? बताना है यहाँ पे कौन है ऐसा जो कि लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, उसको खाने से शरीर में आयरन की जो कमी है उसकी पूर्ति होती है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सेव। सेव खाने से शरीर में आयरन की पूर्ति होती है, यानी कि आयरन की मात्रा बनी रहती है। यदि आयरन कम हो जाए शरीर में तो शरीर में एक रोग होता है जिसको बोला जाता है निमोनिया, कि शरीर में ब्लड की कमी होने लगती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक। क्लोरोफिल का खनिज घटक, भाई क्लोरोफिल क्या है? यहां पे ध्यान देना कि हमने तो 50 क्वेश्चन ही कह रखा, लेकिन उन क्वेश्चनों में से भी नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 ही नहीं क्वेश्चन हुए, यहाँ पे तो सैकड़ों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे अन्य क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको भी याद रखना। क्लोरोफिल का खनिज घटक है। भाई क्लोरोफिल कहाँ है, क्या है, कहाँ पे पाया जाता है? भाई पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, इसी के कारण तो पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। और ध्यान देना है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन है, तो उसका नाम है मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, पेनिसिलिन किससे निकाला गया था? पेनिसिलिन किससे निकाला गया था? आंसर बताते हैं, आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में किस क्रिया से जनन होता है? आवृतबीजी पौधों में किस क्रिया से जनन होता है? सबसे पहली बात कि आवृतबीजी पौधा होता क्या है? वे पौधे जिसमें पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे ही पौधों को आवृतबीजी पौधा कहा जाता है। और इसमें जो लैंगिक जनन है, इसमें जो जनन की क्रिया है वह किस तरह से होता है, किस क्रिया द्वारा होता है, तो उसका नाम बताते हैं, क्या है? परागण। परागण, ठीक है। परागण को समझना है तो आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, और वहां पे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 है, और उसमें परागण की क्रिया को डिटेल्स में हमने बता रखा है, और वहां से आप उसे समझ सकते हैं कि परागण है क्या। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस क्रिया का उदाहरण है? श्वसन किस क्रिया का उदाहरण है? भाई हम लोग श्वसन में ऑक्सीजन को अंदर लेकर के जाते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है तोड़ता है किसको? ग्लूकोज को। ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट को। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रहा है, ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन के जुड़ने की क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो श्वसन है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। कौन सी क्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल। आपको बता रखना है कि मानव हृदय में कितने चेंबर पाए जाते हैं। कितने चेंबर? भाई 4 चेंबर होते हैं, 2 नीले के और 2 अलिंद के। कितने हो गए? 4 हो गए। तो मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? भाई ये तो आप लोगों ने जनरल नॉलेज की किताब खरीद रखा होगा और वहां से पढ़ रखा होगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा। मानव शरीर में सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है? सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, वहीं से याद होगा आप लोगों को। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर है। क्या है? फीमर। भाई यह हड्डी कहां पे पाई जाती है? जांघ की हड्डी है। किसकी हड्डी है? जांघ की। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर क्या अन्य जीवों की भी तुलना किया जाए ना तो सबसे लंबी कोशिका कौन होगा? तो उसका नाम है
न्यूरॉन। क्या होता है भाई? न्यूरॉन। हमारे तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका जिसका नाम है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र अनेक छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, उस इकाई को बोलते हैं क्या? न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो है हम लोगों के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दांत की हड्डियां किससे बनी होती है? दांत की हड्डियां किससे बनी होती है? इसका आंसर हम यहां पे लिखते हैं, क्या है? ट्राई कैल्शियम फास्फेट। ट्राई कैल्शियम फास्फेट। और इसका सूत्र होता है क्या चीज? Ca3PO4 का ट्वाइस। ये इसका सूत्र है, ट्राई कैल्शियम फास्फेट का। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में किसकी सहायता मिलती है? पाचन क्रिया में किसकी सहायता मिलती है? हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, तो किसकी सहायता से? तो अनेक प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं हमारे शरीर में, और ये एंजाइम क्या करते हैं? पाचन में सहायता करते हैं। भाई तो क्या है यहाँ पे? एंजाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। तो पाचन क्रिया में एंजाइम की सहायता मिलती है, किसकी? एंजाइम की। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर दे करके जाएगा किसी भी एग्जाम में। मैक्सिमम टाइम्स इसको पूछने की संभावना रहती है, और पूछा भी गया है कई बार। तो सही आंसर बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। क्या होगा भाई? सेरीकल्चर। ये जो है सही आंसर होने वाला है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? हमने बताया 50 क्वेश्चन आपको हम यहां से कराएंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में 1-2 नए क्वेश्चन बन जा रहे हैं। इसका मतलब है कि 100+ क्वेश्चन आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है। पित्त जमा होता है भाई, हम लोगों के शरीर में जो पित्त बनता है, जो कि पाचन की क्रिया में सहायता करता है, यह जो है भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, और जिसके कारण कि जो क्षारीय माध्यम में एंजाइम पचाने वाले होते हैं वो कार्य करने लगते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। यदि भोजन क्षारीय माध्यम में नहीं रहेगा तो एंजाइम सक्रिय ही नहीं हो पाएगा और भोजन का पाचन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए पित्त का भी बनना जरूरी है। और यह जो पित्त है कहाँ पे बनता है? कहाँ पे बनता है भाई? हम लोगों के शरीर में लीवर है, यकृत है, सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो कौन सी है? यकृत। और यकृत में जो बनता है उसका नाम है पित्तरस। क्या बनता है? पित्तरस। और यह जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। कहाँ पे भाई? पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है। बनता कहाँ पे है? लीवर में। याद रखना यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? एक वर्णक है भाई, एक वर्णक है। वर्णक का मतलब है कि कलरिंग मैटर, और हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है, तब हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन एक वर्णक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? मानव शरीर का सामान्य ताप, हम लोग मानव है, हम लोगों के शरीर का ताप कितना है सभी लोगों को जानना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। हम लोगों के शरीर में कितना टेम्परेचर है, कितना तापमान है। यदि उससे कम या अधिक होता है तापमान तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बताना है। मानव शरीर का तापमान कितना? तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो साथियों, भोजन में बहुत सारे मैटर होते हैं, बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जिसमें कि एक पदार्थ होता है जिसका नाम है स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च। और लार के जो एंजाइम होते हैं स्टार्च के पाचन में सहायता करते हैं, मतलब कि उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो ये क्या चीज है? यहाँ पे स्टार्च है। आगे अगला क्वेश्चन है,
फलों के मीठे स्वाद का कारण है। फलों के मीठे स्वाद का, यानी कि फल किस कारण से मीठे होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा इसका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसके कारण फलों का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। आगे, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में आपेक्षित तत्व है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में आपेक्षित तत्व कौन सा है? तो उसका नाम है भाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। आगे अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। उस जीव का नाम बताना जो कि सबसे बड़ा है और वह एक कोशिकीय ही है। तो उसका नाम है अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कि सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा होता है। आगे, वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क, वृक्क यानी कि किडनी। हम लोगों के शरीर में जो किडनी है, जो रक्त को छानती है, उसे शुद्ध करती है। हमारे शरीर में 2 किडनियां पाई जाती हैं। कितनी? 2। तो किडनी की संख्या कितनी है हमारे शरीर में? 2। और किडनी की जो इकाई है संरचनात्मक और क्रियात्मक, इसका मतलब है कि किडनी भी सूक्ष्म संरचनाओं वाली इकाइयों से मिलकर बनी है और उसका नाम है क्या? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन जो है किडनी की यानी कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो यहाँ पे 36 क्वेश्चन को हमने बता रखा। अब आगे हम इस बोर्ड को साफ करेंगे और इसमें आगे जो क्वेश्चन बच रहे हैं 50 में से, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे नोट करेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले और जो क्वेश्चन बताया गया और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अन्य भी बताए गए उसको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखा गया है सभी तरह के परीक्षाओं में उपयोगी। तो इनको जो है याद रखना है। आगे जो है हम इसको साफ करेंगे और अन्य क्वेश्चनों को इस बोर्ड पे लिखेंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 37 नंबर का। 36 नंबर तक का क्वेश्चन हमने करा रखा है। क्या है 37 नंबर वाला क्वेश्चन? केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए कहाँ मिलता है? केंद्रक के अतिरिक्त, भाई केंद्रक में तो डीएनए पाया ही जाता है, इसके अतिरिक्त भी डीएनए पाया जाता है कुछ कोशिकांग में। ये कोशिकांग कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया व लवक। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अतिरिक्त। केंद्रक में तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी होता है। किस तरह का डीएनए होता है? वृत्ताकार। कैसा भाई? वृत्ताकार। ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? कोशिका में किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो उस कोशिकांग का नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम। ये ऐसी थैलियां होती है जो अपने अंदर एंजाइम एकत्र करके रखती है, और जब कोशिका में हानिकारक तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उन एंजाइम को अपने आप को नष्ट करके बाहर निकाल देती है, और ये एंजाइम उस हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देते हैं। तो कोशिका के लिए, दूसरों के लिए अपने आप को नष्ट कर रही है, और इसीलिए इसको बोला जाता है आत्मघाती थैली। आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। अगला क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम। एटीपी का पूरा नाम क्या है? ये ध्यान देना। एटीपी, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। एक और है एडीपी। एडीपी इसका नाम क्या है? तो एडिनोसिन डाईफास्फेट। बस यहाँ पे ट्राईफास्फेट है और यहाँ पे डाईफास्फेट, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच कितना होता है? मानव शरीर का
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, पीएच कितना होता है। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि वही पीएच हम लोगों के लार रस का भी होता है। तो उस पीएच का मान है कितना, 7.4। कितना, तो 7.4। भाई 7 से अधिक यदि पीएच चला जाता है तो वह कैसा होता है द्रव, वह क्षारीय होता है। 7 से कम हो तो अम्लीय, और एक्यूरेट 7 हो तो वह कैसा होता है, उदासीन। जैसे कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है, यानी कि जल एक उदासीन पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। विषाणु को इंग्लिश में बोला जाता है वायरस, और इसी के आधार पर उसका नाम रखा गया है। विषाणुओं का अध्ययन किस विज्ञान में होता है, तो उसका नाम है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। भाई विषाणु से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विषाणु को किसके बीच की कड़ी माना जाता है, तो सजीवों और निर्जीवों के बीच की। तो सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी माना जाता है, और यह सिद्ध करता है कि सजीवों का जो विकास है निर्जीवों से ही हुआ, यानी कि पृथ्वी पर पहले निर्जीव बने और निर्जीव पदार्थ एकत्रित होकर के सजीव का निर्माण कर लिया। अब वायरस को निर्जीव क्यों कहा जाता है, क्योंकि वायरस जो है एक कण है, जीव शरीर के बाहर हजारों वर्ष तक रह जाएगा, उसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, और जीव शरीर के अंदर जीव जैसा व्यवहार करने लगता है, यानी कि अपनी संख्या बढ़ाने लगता है, तो इसलिए उसको जीव माना गया है। सजीव और निर्जीव दोनों माना गया है वायरस को, और वायरस क्या है, सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। वह ऊतक जो पौधों में भोजन पहुंचाता है। भाई भोजन कहाँ पे बनता है, पौधों की पत्तियों में, और वहां से जहां तक आवश्यकता होती है भोजन की वहां तक पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, उसका नाम है फ्लोएम। एक उत्तक है, संवहन उत्तक है फ्लोएम, और इसके द्वारा क्या होता है कि भोजन को पौधों के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, तो उसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम यह उत्तक है जो भोजन को सभी भागों में पहुंचाता है पौधों में। अगला है स्पंज क्या होता है। स्पंज क्या होता है, तो एक पोरीफेरा का जंतु है भाई, समुद्री जंतु है, समुद्र शोक इसको हम कह सकते हैं, और यह किसका है, पोरीफेरा का, पोरीफेरा। ठीक है, स्पंज पोरीफेरा का जंतु है। वह ऊतक जो पौधों में पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है। भाई पानी तो जड़ों में है, और भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पानी चाहिए। अब उस पानी को पत्तियों तक कौन पहुंचाएगा, उस ऊतक का नाम है, और उस ऊतक का नाम है जाइलम। कौन है भाई, जाइलम। जाइलम। आगे अगला क्वेश्चन है बांस कैसा पौधा है। बांस कैसा पौधा है, तो बांस एक झाड़ी है। क्या है, झाड़ी। बांस एक झाड़ी है। भाई अरस्तु ने जब वर्गीकरण किया था तो सभी पौधों को 3 कैटेगरी में रखा था। कौन कौन, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक में सभी हरा तना वाला पौधों को रखा था, जिसका तना मुलायम होता है, जैसे गेहूं, सरसों, मटर। और झाड़ी में जो है ऐसे पौधे को रखा था जो कि एक स्थान पे यदि आप एक पौधे को उगाएंगे तो उस तरह का अनेकों पौधा उगाएगा। जैसे कि बांस, एक बांस का पेड़ लगाया जाता है, पौधा लगाया जाता है, और उस स्थान पे कुछ दिनों बाद सैकड़ों बांस की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसलिए बांस क्या है, एक झाड़ी है। और उसके बाद जितने भी काष्ठी है, बड़े बड़े वृक्ष है, उसको वृक्ष वाली कैटेगरी में रख दिया। ये भी बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक दीर्घायु जंतु। सर्वाधिक दीर्घायु जंतु कौन सा है, भाई उसका नाम है कछुआ। क्या है, कछुआ, जो कि बहुत दिनों तक जीता है। तो कछुआ सर्वाधिक दीर्घायु वाला जंतु है। अगला क्वेश्चन है मेंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। मेंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो साथियों मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम है। और आम भारत का
राष्ट्रीय फल है, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 48 नंबर का। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? भाई इसी को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। और बहुत सारे मरीज है इसके इंडिया में, इंडिया नहीं पूरे विश्व स्तर पे। और यह किसकी कमी से होता है? तो एक हार्मोन की कमी से होता है। मानव शरीर में एक हार्मोन की कमी से, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। ये क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। और इसी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व मिलता है? समुद्री शैवाल में कौन सा तत्व मिलता है? तो उस तत्व का नाम है आयोडीन। आयोडीन। अगला क्वेश्चन, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस अम्ल का नाम बताना है। तो इस अम्ल का नाम है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। तो यहां पे हमने कंप्लीट कर दिया 50 क्वेश्चन। आज स्वतंत्रता के दिन भी हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो बनाया। यदि हमारा मेहनत अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे जो रिबन है, क्योंकि आज 15 अगस्त था और हम लोगों ने अपने स्कूलों में जो है इसका सेलिब्रेशन किया। आप लोग भी अपने घरों में किए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। इस तरह का वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं, तो आप चैनल को सपोर्ट करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ।